वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। तो सीएलके के इस वीडियो में आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, सीएलके के वीडियो में मोस्टली व्हाट आई डील विथ यू इज आई टेल यू द रीसेंट केस लॉज, जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं, या फिर आई टेल यू कोई अगर लेजिस्लेटिव चेंज है तो। बट इस बार के वीडियो में आई हैव ब्रॉट समथिंग न्यू फॉर यू। नाउ व्हाट इज दैट थिंग विच इज न्यू? अब वीडियोस में यू विल ऑल्सो गेट वन मोर थिंग, दैट इज अगर कोई भी लीगल सिनेरियो या लीगल चीजें चल रही है हमारे देश या दुनिया में, उसको हम डिस्कस करेंगे सीएलके के वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो का जो टॉपिक है, आप सभी को महाराष्ट्र में चल रही सिचुएशन के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी समझना, महाराष्ट्र के सिचुएशन को देखते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे in light of the Maharashtra politics. So in today's video, I will be dealing with anti-defection law in detail with you. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि there are two batches going on currently in JG, that is JG comprehensive batch and JG 1 batch. JG comprehensive batch क्या है? JG comprehensive batch is where you get live classes. Live classes आपकी scheduled रहती हैं, whereas in JG1 batch you can have access to recorded lectures. जो लोग काम भी कर रहे हैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ, कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन के साथ, for them JG1 is the savior. आप चाहें तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगी, लाइव 2-वे सेशंस मिलेंगे आपको फैकल्टीज के साथ। whereas in JG comprehensive batch आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीजें जो जेजी के अम्ब्रेला के अंदर है वो आपको इन दोनों में ही मिल जाती हैं। सो यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर ऑफ द टू। नाउ कमिंग टू AIJSAT, बहुत से लोगों को ये पता होगा हर संडे ये टेस्ट होता है। इसमें पार्टिसिपेट करके आपके दो पर्पसेस सॉल्व हो सकते हैं। एक, आपकी प्रैक्टिस, जुडिशरी में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी फॉर द वेरियस जुडिशियल एग्जाम्स। एंड द सेकेंड इज you can avail up to 100% scholarship by appearing in this exam. अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आप जेजी का पार्ट बन सकते हैं और 100% तक की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। So do enroll for this test. अब आ जाते हैं अपन एंटी डिफेक्शन लॉ पे। भाई डिफेक्शन होता क्या है? डिफेक्शन बेसिकली इज टू अबैंडन अ पोजीशन और एसोसिएशन ऑफन टू जॉइन एन अपोजिंग ग्रुप। एक एसोसिएशन को छोड़ के दूसरे एसोसिएशन की तरफ जाना, दैट इज बेसिकली डिफेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं किसी एक्स पार्टी को बिलोंग करती हूँ, अब मैं इस एक्स पार्टी को छोड़ के अगर वाई पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, दिस इज डिफेक्शन। अब हुआ क्या, जब पहले हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, तब लोग इसे बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते थे वो इसे काफी मिसयूज करते थे। उन्हें जिस साइड लगता था कि पावर शिफ्ट होने वाली है, जिस साइड उन्हें लगता था कि ज्यादा उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो उस साइड स्विच करते थे। ऐसा ही एक केस था हरियाणा के एमएलए गयालाल का। अब ये जो गयालाल जी थे हरियाणा के एमएलए, जैसे ये इलेक्ट हुए, इन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली है। एक दिन में 3 बार पार्टी बदली और फिर 15 दिन में वापस से इन्होंने स्विच कर लिया। तो ये इतने फ्रीक्वेंट स्विच को देखते हुए जो राजीव गांधी गवर्नमेंट है, उन्होंने लेके आए 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने एक बहुत ही फेमस सेइंग सुनी होगी, आया राम गया राम। वो सेइंग को देखते हुए कि यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी से इन्होंने अपनी पार्टी स्विच करी, उसको देखते हुए इसे आया राम गया राम सिंड्रोम कहा गया था कि भाई एक पल में आप इस पार्टी में, दूसरी पल में आप उस पार्टी में। इसीलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा 10th शेड्यूल हमें जो आज हम देखते हैं, 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच रिलेट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ, वो वही है कि डिफेक्शन रोकने के लिए, ताकि इस स्पीड से डिफेक्शन ना हो सके, उसे रोकने के लिए 10th शेड्यूल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 10th शेड्यूल बोलता क्या है? 10th शेड्यूल बोलता है that a member of a house belonging to any political party becomes disqualified. उसको disqualify कर देंगे from being a member of the house अगर
ये कंडीशंस होती है। अगर वो वॉलेंटरली अपनी मेंबरशिप दे देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को अगर वो छोड़ देता है, then he will be disqualified. Secondly, if he votes or abstains from voting in such house contrary to the direction issued by the political party without obtaining prior permission of such party, and such act has not been condoned by the party. फॉर इंस्टेंस, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मैं एक्स पार्टी को बिलोंग करती हूँ और मेरी एक्स पार्टी ने मुझे बोला है कि आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है. नाउ व्हाट आई डू इज आई डू नॉट वोट इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल, देन ऑल्सो आई विल बी डिस्क्वालिफाइड प्रोवाइडेड कि मेरी पार्टी इस एक्शन को कंडोन करे विद इन 15 डेज. अगर 15 डेज के अंदर मेरी पार्टी को कोई, चलो मेरी पार्टी चाहती है मुझे माफ कर देना और मेरे एक्शन के ऊपर कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते, then I will still stay, otherwise I will be disqualified. Then अगर एक मेंबर है जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड है, वो किसी भी पार्टी से इलेक्ट नहीं हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड है, और फिर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर देता है, then also he will be disqualified. Then if any nominated member joins any political party after the end of 6 months, भाई नॉमिनेटेड मेंबर था, नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, देन ऑल्सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो यही चीज 10th शेड्यूल में सारे पॉइंट्स ऐड किए गए, जहां कहा गया अगर इन किसी भी में आप फॉल कर रहे हो, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ ईदर हाउस. उसके बाद लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे. इसके क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहला एक्सेप्शन है इसका मर्जर. अगर मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर डिफेक्ट हो जाते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, देन इन दैट केस एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू. अगर पूरे के पूरे 2/3 चले गए, देन इन दैट केस एंटी डिफेक्शन लॉ will not apply to you. Similarly, अगर आप इलेक्ट हो जाते हो एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिकम द चेयरमैन और स्पीकर, देन इन दैट केस ऑल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू यू. अब अर्लियर जो लॉ कहता था वो ये था, ये 2/3 वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, वो 2/3 नहीं था, दैट वाज 1/3. लेकिन फिर आया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के थ्रू आया था, और उन्होंने इस 1/3 को, जो पहले 1/3 था, उसे 2/3 कर दिया और बोला कि 2/3 डिफेक्ट होंगे जब पूरी 2/3 members of a party goes and joins another party. In that case, anti-defection law will not be applicable. इसके पहले क्या रूल था? इसके पहले था 1/3 members का, लेकिन 91st अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया 2/3 मेंबर वाली बात. अब डिसाइड कौन करता है अगर कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा है? डिसाइड कौन करता है? सो द डिसाइडिंग अथॉरिटी इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन और द स्पीकर. अगर लोकसभा का मैटर है तो स्पीकर इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, राज्यसभा का मैटर है देन चेयरमैन इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी. उसके बाद एक केस हुआ जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया गया, दैट इज किहोटो होलोहन वर्सेस सचिलिचू. आप सभी ने ये केस सुना होगा किहोटो होलोहन का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस 10th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया. ऑल्सो देयर वाज वन मोर क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस केस, दैट वाज कि क्या जो भी स्पीकर और चेयरमैन जो भी डिसीजन लेते हैं, क्या अपन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? तो कोर्ट ने अफर्मेटिवली कहा कि हाँ, एक बार जब चेयरमैन और स्पीकर ने डिसीजन ले लिया, देन आफ्टर दैट व्हाट द कोर्ट कैन डू इज जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. जुडिशियल रिव्यू ऑफ सच अ डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर इज अलाउड. उसके बाद अब देख लेते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है. अब महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन चल रही है आप सभी को पता होगा, जो लोग काफी पेपर पढ़ते होंगे या जो थोड़ा अपने आसपास की चीजों से अवेयर रहते होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में.
तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र इज, एक एकनाथ शिंदे नाम के एक एमएलए हैं जो एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट, जो अपन ने एक्सेप्शन पढ़े हैं ना, उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो टोटल शिवसेना के एमएलएस हैं महाराष्ट्र के अंदर, दोज आर 55। अब अगर टू थर्ड वाली बात करनी है, अगर टू थर्ड के एक्सेप्शन में आके अपने आप को एंटी डिफेक्शन लॉ से बचाना है, तो एटलीस्ट 37 एमएलएस का सपोर्ट प्रूफ करना पड़ जाएगा। ठीक है, 37 एमएलएस का सपोर्ट प्रूफ करना है एकनाथ शिंदे जी को, ये प्रूफ करने के लिए कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अभी जो वो कह रहे हैं, जो न्यूज में आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू समवेयर अराउंड 50 एमएलएस। वो क्लेम कर रहे हैं कि 50 एमएलएस या उससे थोड़े बहुत कम मेरे सपोर्ट में हैं, और जिसमें से 33 बिलोंग्स टू शिवसेना। शिवसेना को बिलोंग करते हैं 33, उनका ऐसा कहना है। अभी ये कहीं पे भी रिकॉर्ड पे नहीं है कि कितने एमएलएस का सपोर्ट है, कितने का नहीं है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर वो चाहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल ना हो और वो एक्सेप्शन में आ जाए, वो टू थर्ड वाले, तो ही विल नीड एटलीस्ट द सपोर्ट ऑफ 37 एमएलएस ऑफ शिवसेना। अगर उनको ये 37 एमएलएस का सपोर्ट मिल जाता है, देन द एंटी डिफेक्शन लॉ will not be applicable to him, otherwise वो applicable हो जाएगा एंड फिर वो नहीं लड़ सकते, किसी भी हाउस के मेंबर वो नहीं रह पाएंगे। बट अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं, देन इन दैट केस ही विल एस्केप द हर्डल्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यही है जो प्रेजेंट सिचुएशन है। अब देखते हैं इस पर डिसीजन क्या होता है, क्या आती है अपने सामने सिचुएशन, कैसे क्या वो प्रूफ कर पाते हैं ये टू थर्ड मेजोरिटी, या नहीं प्रूव कर पाएंगे, ये अभी अपन को आने वाले दिनों में दिखेगा। सो कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर और इससे अवेयर जरूर रहिए। और इसको समझने के लिए आप सभी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ समझना जरूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे की वीडियोस में भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड लॉज भी मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।